ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो देखा गया कि काफ़ी साल पहले 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे कंपाउंड्स जो थे वो बनाए जा रहे थे एलिमेंट्स को कंबाइन करके। अब एलिमेंट्स से जब कंबाइन हो रहे थे और कंपाउंड्स बन रहे थे तो ऑब्वियस था कि कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ने थे, किस लिए? सो दैट हम उन एलिमेंट्स को प्रॉपर रेशियो में कंबाइन कर सके और हमारे पास जो कंपाउंड्स आए वो प्रॉपर कंपाउंड्स आए। ठीक है, तो उसी के लिए कुछ लॉज साइंटिस्ट ने धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशंस वो करते रहे तो साइंटिस्ट ने धीरे धीरे लॉज देने शुरू किए और उसी लॉज के बेसिस पे देखा गया कि जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट लॉ व्हिच वी आर गोइंग टू डू that is known as law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This law was given by Anthony Lavoisier. और इसने बोला कि whenever a chemical reaction is taking place, whenever a chemical reaction is taking place, total mass of the reactants is always equal to total mass of products. ठीक है, so according to him total mass of reactants is always equal to total mass of products, or in other words he said that matter can neither be created nor destroyed. Matter can neither be created nor destroyed. इसीलिए इस स्टेटमेंट की बेसिस पे हम इस लॉ को लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी बुलाते हैं। ठीक है, so this law is also known as law of indestructibility. जो साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को सपोर्ट किया और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया उसका नाम था लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि एक H ट्यूब ली, H ट्यूब को हम लोग लैंडलॉर्ड्स ट्यूब भी बुलाते हैं। H ट्यूब ली, वो H ट्यूब क्या थी? इट कंसिस्टेड ऑफ इस तरह से H ट्यूब भी हम इसको किस लिए बुला रहे हैं? बिकॉज ये H की तरह हमें नजर आती है। इस तरह से एक H ट्यूब है जहां पे इधर ओपनिंग्स है। ठीक है, सो ये H की तरह नजर आ रही है इसलिए हम इसको H ट्यूब बोलते हैं। इसे ऊपर से हम सील कर देते हैं, राइट? अब उसने क्या किया कि इसके एक ट्यूब के एक साइड उसने लिया NaCl और दूसरी साइड लिया AgNO3, राइट? अब जब उसने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ NaCl और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ AgNO3 ले लिया उसके बाद उसने इसको ट्यूब को मेजर कर लिया। लेट्स से इनिशियली जब इसने मेजर किया तो वेट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ट्यूब दैट वाज W grams। उसके बाद उसने इसको शेक किया। जब शेक करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों इस वाले जो ओपनिंग से मिक्स हो जाएंगे, राइट? सो जब ये मिक्स होते हैं तो इनके बीच में एक रिएक्शन हो जाती है NaCl+
AgNO3 to give AgCl plus NaNO3. It was seen कि एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो थे वो AgCl के फॉर्म हो गए जब इस ट्यूब को शेक किया गया। ठीक है, अब जब ट्यूब शेक करी और उसके बाद उसने दोबारा से उसका वेट लिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इट वाज सीन दैट फॉर द सेकंड टाइम आल्सो द वेट ऑफ द ट्यूब वाज डबल्ड। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस वेरिफिकेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, अगर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस लें तो कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम्स, और जब इसका मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं देन इट इज 44 ग्राम्स। सो इसे ऐड करो 12 प्लस 32 that will be 44। ठीक है, और उसी तरह से 44, so total mass of the reactants will be equal to total mass of the products। so ये दोनों experiments इस law को verify करते हैं। ठीक है, this is the first law, law of conservation of mass। let's go on to the second law। Second law is law of constant composition। Law of constant composition was put forward by Joseph Proust। अब इसने क्या करा कि एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उसने कॉपर कार्बोनेट को लिया और इस कॉपर कार्बोनेट को फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, जब इसे टू डिफरेंट सोर्सेस से इसे एक्सट्रैक्ट किया तो इसने देखा कि कॉम्पोजिशन जो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की है वो दोनों कंपाउंड्स में सेम है, चाहे उसका सोर्स 1 था या उसका सोर्स सेकंड था। इसको हम एक इजियर एग्जांपल लेके भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे सोर्सेज हैं। कहां से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और ट्रैफिक से मिलता है या पोल्यूशन से मिलता है। सो वी कैन सी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज चाहे जो भी मर्जी हो, देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 1:2 की रेशियो में। कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। ठीक है, और अगर बाय वेट हम देखें तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 16 32। सो क्या आ जाएगा 4 3 12 4 8 32। So the ratio by weight that is going to be always 3:8 for carbon dioxide। Similarly हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, an example of water, right? वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, सी, रिवर्स, रेन, टैप।
सी, रिवर्स, रेन एंड टैप वाटर। अब इसमें जो भी मर्जी सोर्स हो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 2:1 by वॉल्यूम। मतलब 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen is going to be present। और अगर by weight करें तो by weight क्या हो जाएगा? 2 of hydrogen 16, 1/8 by 1:8 by weight। ठीक है। सो स्टेटमेंट अगर हम इस लॉ की लिखें तो ये लॉ क्या बोलता है, लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whatever the source of the compound may be, whatever the source of the compound may be, the elements combine in fixed ratio by weight and volume। So this is the statement of the law, whatever the source of the compound may be, the elements always combine in a fixed ratio by weight and volume। Clear हो गया? Then we go on to the third law, law of multiple proportions। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये जो लॉ था दिस वाज गिवन बाय डेल्टन, जॉन डेल्टन। अब डेल्टन ने क्या बोला मल्टीपल प्रोपोर्शंस में कि कई बार क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हम ले, वो मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं। अगर हम एक एलिमेंट को फिक्स कर दें, जैसे कार्बन यहाँ पे वन है, कार्बन यहाँ पे भी वन है, सो हम इन दोनों को फिक्स कर दें तो इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन दोनों एक होल नंबर रेशियो में एसोसिएटेड रहते हैं। सो अगर ये कार्बन और कार्बन हमने फिक्स कर दिया तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो होगी दैट विल बी अ होल नंबर रेशियो 1:2। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, whenever two elements combine to form more than two products, keeping the ratio of one element constant, the other element will bear a whole number ratio. The other element will bear a whole number ratio. ठीक है, will bear a whole number ratio. अब इसको हम लोग बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं by taking the example of oxides of nitrogen. Okay, so let's see कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इस लॉ को.
Another example, taking the oxides of nitrogen. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। फर्स्ट N2O, this is known as nitrous oxide or this is also known as laughing gas, ठीक है। सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फिफ्थ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब हमने इन सारे ऑक्साइड्स में वेट ऑफ नाइट्रोजन देखना है कितना है और वेट ऑफ ऑक्सीजन देखना है कितना है, ठीक है। तो यहां पे हम लेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन और यहां पे हम लेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम पहला वाला देखते हैं तो यहां पे वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 into 2 क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, so 14 into 2 weight of nitrogen over here it is coming to 28, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, 16, ठीक है। सो हम वेट ऑफ ऑक्सीजन भी यहां पे लिख देते हैं, इट इज 16। तो यहां पे वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। यहां पे वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड 32, ठीक है। यहां पे 14 and 3 16s is 48 और यहाँ पे सॉरी नॉट 14, यहाँ पे 28 है नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है ना, so यहाँ पे वेट होगा 28। सिमिलरली यहाँ पे भी 28, ठीक है। और 5 into 80 is 90 की 80 90 5 into 16 है 80। ऑक्सीजन का वेट 16 होता है ना, so it is going to be 80, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने क्या करना है, एक एलिमेंट के वेट को कांस्टेंट कर देना है, तो हम नाइट्रोजन के वेट को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो मिनिमम वेट होता है वो 14 होता है, 14 से नीचे हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हम सारे में 14 ले आएंगे। 28 डिवाइडेड बाय 2 इज 14, सो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 14 आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो ये 14 आ गया और ये 8 आ गया, ये 14 ही है, नो नीड 14, नो नीड। फिर यहां आ जाओ, यहां पे अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आ गया और यहां पे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24। यहां पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 40, ठीक है। अब हमने क्या किया है, नाइट्रोजन का वेट यहां पे कांस्टेंट कर दिया है, तो ऑक्सीजन की रेशियो देखते हैं क्या आ रही है, 8:16। हायरार्की में लेंगे हम तो 32 से पहले 24 आता है ना, सो 16:24 32:40, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसे कन्वर्ट करते हैं, 8 1 8, 2 16, 3 24, 4 32 and 5 40। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये प्रूव करते हैं क्या,
multiple proportions which was given by delta. क्लियर हो गया? एक का अगर हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो एक होल नंबर रेशो बेयर करता है. क्लियर हो गया ये लॉ? ओके. Then the next law which we are going to do is law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. ये वाला जो लॉ था, this was given by Richard. This law was given by Richard. अब ये लॉ क्या बोलता है कि अगर सपोज हम लोग 3 डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं और वो हमें 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, तो जो एलिमेंट कॉमन होगा वो एक दूसरे के साथ होल नंबर रेशो बेयर करता है. ठीक, सो हम एग्जांपल लेते हैं बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एलिमेंट्स. हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके H2S बनाता है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले दो कंपाउंड्स की रेशियो लेते हैं, देखते हैं कि किसमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है. अब अगर हम H2S लें और H2O लें, इसमें हाइड्रोजन कॉमन है. सो लेट्स टेक केस 1 जहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं H2S एंड H2O. राइट, जब हम H2S ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि 2 parts of हाइड्रोजन कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन कर रहा है सल्फर के? 1 part. So 2 parts of hydrogen combine with 1 part of सल्फर. ठीक है, उसी तरह से जब हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 parts of hydrogen combined with कितने parts of oxygen? 1 part combined with 1 part of oxygen. ठीक है, सो यहां पे भी 2 parts हाइड्रोजन के हैं, वहां पे भी 2 parts हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन तो कांस्टेंट हो गई. सो हमें किसकी कॉम्पोजिशन की को स्टडी करना है? सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है, सो सल्फर का एटॉमिक वेट जो होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन 32 होता है इसका एटॉमिक वेट और उसका 16 होता है. सो द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या आ जाएगी? 32:16. राइट, और अगर सिंपल उसमें करें 2:1. ठीक है, सिमिलरली अब हम जो नेक्स्ट कंपेयर करेंगे दैट इज केस 2. वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर. केस 2 में हमारे पास कौन कौन से आ गए? हमने H2S और वाटर ले लिया था. अब हम लेते हैं कौन सा जिसमें कॉमन है? अगेन कौन सा ले सकते हो? सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये लेना.
सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर लेने के बजाय आप दूसरा ले लो कुछ भी। ये हम ले चुके हैं, ये भी हम ले चुके हैं। चलो सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर ले लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में फिर हमारा हाइड्रोजन के साथ आ जाता है ना, वी कैन नॉट टेक दैट। H2S and H2O लिया था हमने, so H2S and सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, we are comparing H2S and सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम H2S और सल्फर डाइऑक्साइड को कंपेयर कर रहे हैं तो अब इसमें हमने क्या लेना है, किसकी रेशो लेंगे? सल्फर तो हमारा कॉमन है, so we are going to take the ratio of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करके देखो उसी तरह से जैसे हमने उसमें किया था, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, उसी तरह से इसको कंपेयर करके देखो। विल यू बी एबल टू डू इट? सल्फर डाइऑक्साइड लो सिर्फ, अगर कंपैरिजन नहीं करना है सल्फर डाइऑक्साइड लो, सल्फर डाइऑक्साइड लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हम सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं। तो केस 2 में हम लोग सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेट्स टेक ओनली सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें जब हम कंपेयर करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन को, तो सल्फर के 32 पार्ट्स are combining with 32। ठीक है, so ratio क्या आ गई यहाँ पे 1:1। let's say this is equation 1 जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी, and this is equation 2 जो हमने अभी कंपेयर करी है। अब कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 1 and 2। Now when we are comparing equation 1 and 2, आप देखो कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आ रही है 1:1, और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आ रही है 2:1। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2:1 को हम 2:1 लिख सकते हैं is to 1:1। So what is the ratio of sulfur in both the compounds? 2:1। ठीक है, so the ratio of sulfur in both the compounds is 2:1, which is a multiple of each other। So ये हमारा क्या आ जाता है, law of multiple proportions। ठीक है, इसकी वो देखो स्टेटमेंट लिख लो, when two different elements combine, when two different elements combine, when two different elements, two different elements combine separately with a fixed mass of third element, separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be same
will be same or some multiple of the ratio in which they combine. So this is the statement: when two different elements combine separately with a fixed mass of the third element, the ratio in which they do so will be same or some multiple of the ratio in which they combine. So जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आ रही है? सेम 1:1, और सल्फर की रेशियो क्या आ रही है? 2:1, which is multiple. ठीक है? Then the last law which we are going to do, that is Gay-Lussac's law of combining volumes. Last law, the fifth law, is Gay-Lussac's law of combining volumes. अब ये वाला जो लॉ था, नाम से पता चल रहा है कि ये लॉ गे-लुसाक ने दिया था। अब ये वाला जो लॉ था, ये सिर्फ दिया गया था फॉर गैसेस। दिस लॉ वाज ओनली गिवन फॉर गैसेस, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई थी या रिलेशनशिप देखा गया था, दैट वाज the relationship between volume of gases. ठीक है? Relationship between volume of gases. So क्या बोला उसने कि अगर suppose हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है to give us hydrogen chloride, तो तीनों के तीनों जो है they will bear a whole number ratio to each other. जैसे हाइड्रोजन की आप देख रहे हो 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रही है, उसी तरह से क्लोरीन की भी 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रही है, तो ये हमें क्या देगी? इट इज गोइंग टू गिव अस 2 वॉल्यूम्स. सो रेशियो जब हम देखेंगे, रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1:2. ठीक है? सो उसने बोला कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन होल नंबर रेशियो टू ईच अदर. जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर. सो अगर वाटर हमें चाहिए है, सो रिलेशनशिप हमारी ये होगी. ठीक है? मतलब 2 वॉल्यूम्स इसके, 1 वॉल्यूम इसका, टू गिव अस 2 वॉल्यूम्स. सो होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता. फ्रैक्शन का मतलब कि ये वाली जो रिएक्शन है उसे हम इस तरह से नहीं ले सकते. राइट? 1/2:1 की रेशियो अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's स्पेशली फॉर गैसेस वाज रॉन्ग. इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सका था. तो क्योंकि इसे जस्टिफाई नहीं कर सका, इसलिए उसने क्या बोला कि इट हैज टू बी ऑलवेज अ होल नंबर रेशियो. राइट? अनदर एग्जांपल जो कि हम दे सकते हैं, कोई भी गैसेस की कॉम्बिनेशन की हम एग्जांपल लेंगे तो हमेशा हम देखेंगे कि होल नंबर में ही आता है. राइट? सो जब हम ये ले रहे हैं 1:3:2,
ठीक है? Is it clear? So these are our laws. सारे के सारे 5 laws हैं जिसमें से हमें जो questions आएंगे वो statement basis पे भी आ सकते हैं. Depending upon all these laws, अब ये पता चलने लगा कि जो elements हैं उसमें कोई ऐसे particles हैं जो कि combine कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर हम elements लेते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमने elements को दोनों को इकट्ठा किया, solids को दोनों को इकट्ठा किया और हमारे पास नया compound बन गया, ऐसा नहीं होता. तो ऐसे बोला गया जब साइंटिस्ट ने ये वाले सारे लॉज किए तो एक नया क्वेश्चन आ गया कि कुछ तो ऐसा है हर एक मैटर में जो कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन भी जब कर रहा है तो वो हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही दे रहा है. ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए बोला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स में छोटे पार्ट्स हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं, और डेल्टन जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में हमें बताया. And he gave us a theory which was known as Dalton's atomic theory. ठीक है? So next जो हमारा टॉपिक है that is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory ने हमें theoretical justification दी laws of chemical combination की, कि क्यों elements combine कर रहे हैं products बनाने के लिए. तो इसमें experimental verification कुछ नहीं थी, but इसमें हमें एक theoretical justification दी है किसकी? For laws of chemical combination. ठीक है? So इसने एक simple theory of matter बनाई. According to that theory, let's jot down the points. First point था matter is made up of extremely small particles जिसको इसने क्या बुलाया? एटम्स. और उसने ये भी बोला कि ये जो एटम्स थे they cannot be extremely small particles हैं, so ये और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकते, तो एक नाम दे दिया indestructible. ठीक है? indestructible मतलब indestructible का क्या मतलब हुआ? which cannot be destructed, छोटे में कन्वर्ट नहीं हो सकते. तो उसने बोला कि मैटर जो है it consists of extremely small particles called atoms and these atoms were indestructible. ठीक है? then second जो उसका postulate था उसने बोला कि atoms of all elements are same. Atoms of all elements are same and atoms of different elements, या same लिखो यहाँ पे, atoms of same elements, all की जगह all में फिर वो ज्यादा वाइड आ जाएगा. Atoms of same elements are same and atoms of different elements are different. Atoms of different elements are different. ठीक है? Third, he said that atom is the smallest unit. Atom is
the smallest unit that takes part in a chemical reaction. Atom is the smallest unit that takes part in a chemical reaction. ठीक है? Then number 4, atoms combine in a fixed ratio to give us compound atoms. और इन कंपाउंड एटम्स को बाद में क्या बुलाया गया? मॉलिक्यूल्स. These compound atoms were called molecules. ठीक है? Then number 5, atoms can neither be created nor destroyed nor destroyed during any physical or chemical change. Okay? चाहे वो हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं, चाहे हम केमिकल चेंज कर रहे हैं, तो हम एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते और एटम्स को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ठीक है? क्लियर हो गया? Then last, 6th postulate, chemical reactions involve only combination. मतलब हमने पिछले वाले में बोल दिया है कि हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो सकती है एटम्स की, सेपरेशन हो सकती है एटम्स की और रीअरेंजमेंट हो सकती है. नए एटम्स हम लोग केमिकल रिएक्शंस में नहीं बना सकते. ठीक है? सो ये डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी जिसने फर्स्ट टाइम एटम के बारे में बताया, साइंटिफिकली बताया. तो उसने बोला कि मैटर, जितना भी मैटर है उसके पास एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिनको एटम बुलाया, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते. देन नंबर 2, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं और डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं. नंबर 3, एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, एक केमिकल रिएक्शन में. नंबर 4, एटम्स दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो उसको क्या बुलाया गया? कंपाउंड एटम्स. एंड देन लेटर ऑन इट वाज नोन एज मॉलिक्यूल्स. देन नंबर 5, atoms can neither be created nor destroyed, and chemical reaction involve only combination, separation and rearrangement of atoms. ठीक है? अब डेल्टन ने अपनी थ्योरी तो दे दी, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी डेल्टन्स थ्योरी की. डेल्टन्स थ्योरी ने लॉज काफी एक्सप्लेन करे, जैसे उसने सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा, पर वो गे-लुसाक के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि जो गे-लुसाक हमने देखा था उसमें मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने रादर देन एटम्स. ठीक है? और दूसरा जो गे-लुसाक था वो लॉ किसके लिए था? इट वाज फॉर गैसेस. राइट? सो लेट्स गो ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Limitations of Dalton's atomic theory.
अब एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इसने पावरफुल एक इनिशिएटिव दे दिया और इसने बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया विच वाज नोन एज एटम। उस एटम को लेके बाद में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए। नील बोहर था, रदरफोर्ड था, थॉमसन था, जे थॉमसन था, उन्होंने एटम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी लेटर, ठीक है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमारे को सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे वो एक्सप्लेन कर दिए थे एक्सेप्ट फॉर गे-लुसाक्स लॉ। तो लिमिटेशंस इसकी क्या थी, पॉइंट वाइज डालते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन जो थी दैट वाज इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ chemical combinations but failed to explain Gay-Lussac's law of combining volumes. It failed to explain the Gay-Lussac's law of combining volumes. Then number 2, it could not explain why atoms of different kinds were different. बोल तो दिया उसने कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर रीजन उसका वो नहीं दे सका कि क्यों एटम्स की डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट है साइजेस में, कॉम्पोजिशन में, शेप्स में, व्हाई ऑल दे आर डिफरेंट, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट वाज इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। Could not explain why atoms combine to form molecules, कि क्यों एटम्स को जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूल्स बनाने की, क्यों एटम्स की तरह ही एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो भी डाल्टन्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। देन नंबर 4, it failed to explain the nature of forces it failed to explain the nature of forces which held atoms together in a molecule। कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं और उनको कंबाइन करके रखते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे वाटर लेते हैं हम, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे, तो क्या ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो उसको हमेशा वाटर की तरह एग्जिस्ट कराते हैं या उन बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो उसका रीजन भी इसने नहीं दिया। फिर फिफ्थ, it could not explain the difference between atoms and कंपाउंड एटम्स, कि क्या फर्क है एटम्स और कंपाउंड एटम्स के बीच में, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ न्यू थ्योरी दैट वाज फॉर्म्ड, जिसे क्या बोला गया, इट वाज नोन एज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बोलती है, लेट्स सी। जिसके बेसिस पे, इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे हम लोग पूरी की पूरी स्टडी जो हमारी आगे एटम्स के ऊपर होगी वो सारी बेस्ड है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पे।
सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हम देखेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ मिलते हैं, पर कुछ लिमिटेशंस जो उसने नहीं एक्सप्लेन करी वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एटम इंडिविजिबल नहीं है। एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, इसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो डेल्टन का एक पोस्टुलेट तो यहीं से रॉन्ग प्रूव हो गया कि इसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो वो नो लॉन्गर इंडिविजिबल। ठीक है, देन सेकंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स may not be same. Atoms of same elements may not be same, and the concept of isotopes was explained. This we will do later, next topic में, ठीक है? Atoms of same elements may not be same, so the concept of isotopes was given. Third, atoms of different elements may be same, and the concept of isobars was given. Concept of isobars was given. ठीक है, ये सब हम बाद में करेंगे। Then number 4, atom is the smallest part which takes part in a chemical reaction. It is the smallest part which takes part in a chemical reaction. ये सेम था जो कि डेल्टन ने बोला, ठीक है? Then atoms of one element, fifth point, atoms of one element can change to atoms of other element. एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज हो सकते हैं, और इस प्रोसेस को जब एक्सप्लेन किया गया तो इट वाज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, ये जनरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम को हम प्लूटोनियम में चेंज कर सकते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन होती है इसमें एटम्स की, जिससे हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं। ठीक है, देन 6, द मास ऑफ वन एटम, mass of one atom can change into mass of other atom. किससे? By Einstein's equation, E is equal to mc square। तो इसका मतलब जो एटम्स है, अगर उसका मास
एक एटम का दूसरे एटम में कन्वर्ट हो सकता है, तो एटम इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। दे कैन बी डिस्ट्रक्टेड और दे कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ तक ही करेंगे आज हम। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो।